कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शेख आशिक के नेतृत्व में कारोबारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को घाटी की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में होटेलियर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया, जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत चौधरी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष बलदेव सिंह राणा शामिल थे। इस भेंट के संयोजक थे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से त्रिपुरा में 32,000 ब्रू शरणार्थियों की पुनर्वास प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। त्रिपुरा में ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए जनवरी 2020 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों के साथ ब्रू प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिजोरम में 2 दशक से अधिक समय की जातीय हिंसा के बाद 32,000 ब्रू शरणार्थियों को इस समझौते के तहत त्रिपुरा में बसाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप है। बच्ची के पिता अंग्रेज सिंह का आरोप है कि बच्ची नवरात्रों में स्कूल में तिलक लगा कर गई थी, इसीलिए शिक्षक ने उसे प्रताड़ित किया। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने शिक्षक निसार अहमद को सस्पेंड करके जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के आज 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता 13 दिन का एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिसमें मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी सरकार ने गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, बैंक अकाउंट व स्वास्थ्य बीमा देने के साथ साथ मुफ्त राशन देकर उनको एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन देने का काम किया है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पता चला है कि वो आतंकियों के खास मॉड्यूल का हिस्सा था। एटीएस को मुर्तजा के लैपटॉप में कई चौंकाने वाले साक्ष्य मिले हैं। मुर्तजा का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए बूचा में रूस की सेना द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एक छोटी सी वीडियो फुटेज दिखाते हुए रूसी आक्रमण को रोकने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध अपराधों के लिए रूसी सेना को तुरंत न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। जेलेंस्की के इस वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के बूचा शहर में शवों की खोज दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई है। यह एक भड़काने वाली घटना है। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि बूचा में नागरिकों के मारे जाने की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भारत बूचा हत्याओं की निंदा करता है और एक स्वतंत्र जांच का आह्वान करता है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कल कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। ऑस्टिन ने सदन की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं कि यह उनके लिए रूसी उपकरणों में निवेश जारी रखना हित में नहीं होगा। वार्षिक रक्षा बजट पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा। इस बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों को संदेह है कि यहाँ भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबका ध्यान इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर द्वारा निरस्त करने को वैध ठहराता है कि नहीं। खाड़ी देश कुवैत की सरकार ने अपने गठन के कुछ महीने बाद ही कल इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है, जिसके चलते कई अहम आर्थिक और सामाजिक सुधार अधर में लटक गए हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह ने मंत्रिमंडल का इस्तीफा शहजादे को सौंपा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अल सबाह के नेतृत्व वाली सरकार को इस सप्ताह के अंत में संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना था, जिससे पहले सरकार ने इस्तीफा दिया है। 7 अप्रैल यानी कल वर्ल्ड हेल्थ डे है, लेकिन इससे पहले WHO की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि दुनिया की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, यानी धरती पर रह रहे 797 करोड़ लोग
जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। 117 देशों के 6000 से ज्यादा शहरों की एयर क्वालिटी का अध्ययन करने के बाद पाया यह गया कि सांस लेने के साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लोगों के शरीर में जा रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं।